हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है? तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, ठीक है बेटा। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ी थ्योरी लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा लाइन टू लाइन की क्या है। लिखो, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if work done by force in moving body, if work done by force in moving body depends only on initial and final position, depends only on initial and final positions of the body, depends only on initial and final positions of the body and does not depend on, depends only on initial and final positions of the body and doesn't depend on path followed between initial and final positions, followed between initial and final positions। ठीक है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, फुल स्टॉप, इसके बाद लिखोगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन राउंड ट्रिप या फिर इन क्लोज लूप, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन राउंड ट्रिप लिख सकते हो या क्लोज्ड लूप लिख सकते हो। इन राउंड ट्रिप इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक है, लिखो एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एटसेट्रा, फुल स्टॉप। फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग, फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग, along the line joining the center of two bodies, force acting along the line joining center of two bodies are called central forces, are called central forces, and central forces are conservative forces, central forces conservative forces होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें और एक दो पॉइंट लिख लो, अभी एक दो पॉइंट और ऐड कर लो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज कंप्लीटली रिकवरेबल, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज कंप्लीटली रिकवरेबल। ठीक है, चलो बहुत है इतना, अब मैं समझाता हूँ वो क्या है। सबसे पहली बात, इसमें दो ही बातों का ध्यान रखना है हमें कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस से पहले होती है कंजर्वेटिव फील्ड, रियलिटी में होती है कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है ना, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in conservative field, it will experience conservative force, it will experience conservative force। सही बात है, पक्का। कंजर्वेटिव फोर्स की खास बात यह है कि मान लो कि इसे फॉर एग्जांपल मान लो
एक बॉडी यहाँ से, एक बॉडी है ये बॉडी ए बॉडी है, ठीक है। ये कंजर्वेटिव फील्ड है, यहाँ पे क्या है सारा, ये कंजर्वेटिव फील्ड है। इस कंजर्वेटिव फील्ड में ए बॉडी यहाँ पहुंची, बी बॉडी इस पॉइंट, ए बॉडी जो बॉडी थी ए टू बी गई, कहाँ से कहाँ गई, ए टू बी, ठीक है। अब बॉडी ए टू बी चाहे ऐसे जाए, चाहे बॉडी ए टू बी ऐसे जाए, चाहे बॉडी ए टू बी ऐसे जाए, ठीक है ना। ये पाथ 1, ये पाथ 2, ये पाथ 3। अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, बॉडी को ए से बी ले जाने में जो फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो बेटा चाहे बॉडी ए से बी जाए इस पाथ से, चाहे इस पाथ से, चाहे इस पाथ से, तीनों में वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। यानी वर्क डन अलोंग पाथ 1, वर्क डन अलोंग पाथ 2 इज इक्वल टू वर्क डन अलोंग पाथ 3। तीनों के से वर्क क्या आएगा, सेम आएगा। अगर ऐसा होता है तो ही, अगर ऐसा होता है तो ही मेरा ये जो फोर्स है जिसमें बॉडी मूव कर रही है वो क्या है, कंजर्वेटिव है। कैसा फोर्स है वो, कंजर्वेटिव है, ठीक है बेटा। तो चाहे पाथ 1 से जाए, पाथ 2 से जाए, पाथ 3 से जाए, तीनों में वर्क क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये ए है और ये बी पोजीशन है, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ गए, ये वर्क डन हुआ पाथ 1 से, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ गए, ये वर्क डन हुआ पार्ट 2 से। समझ में आई, पक्का, सही है। तो वर्क डन अलोंग पाथ 1 इज इक्वल टू वर्क डन अलोंग पार्ट 2, ऐसा मैंने बोला है। तो वर्क डन अलोंग पाथ 1 माइनस वर्क डन अलोंग पाथ 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू व्हाट, 0। वर्क डन अलोंग पाथ 1 प्लस माइनस ऑफ वर्क डन अलोंग पार्ट 2 इक्वल टू 0। तो माइनस ऑफ वर्क डन अलोंग पार्ट 2 क्या होगा, वर्क डन अलोंग अगर पार्ट 2 ये है तो माइनस ऑफ वर्क डन अलोंग पार्ट 2 ये होगा बेटा, ये होगा माइनस ऑफ वर्क डन अलोंग पार्ट 2, और ये क्या है, वर्क डन अलोंग पार्ट 2। समझ रहे हो मेरी बात। अगर आप ए से भी ऐसे जा रहे हो तो वर्क डन अलोंग पार्ट 2, अगर बी से आ रहे हो तो माइनस ऑफ वर्क डन अलोंग पार्ट 2। समझ में आई। तो क्लोज लूप बन गया, देखो राउंड ट्रिप बन गया। वर्क डन अलोंग पाथ 1 प्लस नेगेटिव ऑफ वर्क डन अलोंग पार्ट 2 यानी बी से ए, ये है ए टू बी और ये है बी टू ए। तो राउंड ट्रिप में वर्क क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। राउंड ट्रिप में वर्क क्या आ रहा है भाई, 0 आ रहा है। राउंड ट्रिप में अगर वर्क 0 आ रहा है तो फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है ना। हमें ध्यान रखने वाली बात क्या हमारे लिए कि वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। चाहे हम किसी पाथ से जाएं, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा तो वर्क सेम आने वाला है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहले कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब समझो क्या होता है, ठीक है। मैंने एक बात बोली सेंट्रल फोर्स, है ना। सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होता है जो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक मास है m और एक ये मास है m। ध्यान समझना बात को, है ना। अब दोनों मास, इसको इस मास ने इसको अट्रैक्ट किया, इस मास ने इसको अट्रैक्ट किया। ये ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ना उसके अलोंग लगता है। देखो ये लाइन ज्वाइनिंग, ये दो बॉडीज के अलोंग लाइन ज्वाइनिंग थी, वो ये थी। और देखो फोर्स की डायरेक्शन भी इनके अलोंग है, इस लाइन के ऊपर ही है। तो ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। और सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं। जैसे चार्ज की बात करूँ, ये चार्ज है मान लो क्यू, पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा। समझ में, ये सेंट्रल फोर्स है। क्या ये सेंट्रल फोर्स, ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई और उसी के अलोंग फोर्स लग गया, एक इधर लग गया और एक इधर लग गया। समझ में आई मेरी बात बेटा। तो ऐसे फोर्सेस को कहते हैं हम सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। खैर, तो सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। मैं अब ड्राइव कर लेता हूँ, ठीक है ना। फिलहाल हम ड्राइव कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को ड्राइव कर लेते हैं, स्प्रिंग फोर्स को ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें पता लगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। चेक हाउ,
ठीक है ना। 2-3 एग्जाम्पल बना लेते हैं अपनी मर्जी से और चेक कर लेते हैं कि सच में ऐसा था, क्या सच में ऐसा था कि नहीं था। ठीक है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, हम ये चेक करेंगे। ठीक है, लेट्स चेक ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, एक तो मैं हाइट पे जाना है, मैंने एच हाइट पे जाना है। कहाँ जाना है? एच हाइट पे। अब एक तो मैं जाता हूँ एच हाइट पे, कैसे? ऐसे जाता हूँ, अभी उठाया जा, तो क्लास ले रहे हैं सर। एक मैं ऐसे जाता हूँ और एक मैं जाता हूँ बेटा ऐसे। मेरे को एच हाइट पे चढ़ना है। एक तो मैं जाता हूँ ऐसे, ठीक है, एक मैं जाता हूँ ऐसे क्वार्टर सर्कल में मूव करता हुआ। ठीक है, ठीक है, और एक मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ सीधा। दोनों ही केस में मैं एच हाइट पे गया, दोनों ही केस में मैं एच हाइट पे गया, तीनों ही केस में। ठीक है ना, ये भी एच हाइट है, ये भी एच हाइट है, ये भी एच हाइट है। सही है। अब देखो ध्यान से, मैं ए से बी गया, मैं ए से बी गया एच हाइट पे, मैं ए से बी गया एच हाइट पे। सही है। जब मैं ए से बी जाता हूँ तो मुझे ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट होगा मेरा, तो इस पे क्या लग रहा है पीछे? एम जी साइन थीटा, और इधर क्या लग रहा है? एम जी कोस थीटा। सही है। और डिस्प्लेसमेंट है इधर, तो मुझे बताओ वर्क, ग्रेविटी का दो कंपोनेंट, एम जी साइन थीटा और एम जी कोस थीटा। तो एम जी कोस थीटा का वर्क तो जीरो हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर है। एम जी साइन थीटा का वर्क क्या हो गया? वर्क हो गया ए से बी, ये पाथ 1 हो गया, इसको नाम दे दो पाथ 2 और इसको नाम दे दो पाथ 3। ठीक है, तो पाथ 1 से जो वर्क हुआ ए से बी जाने का, वो क्या हुआ बेटा? एफ डॉट एस। एफ कितना है? एम जी साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? एस। और दोनों बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री, तो -1। सही है। तो कितना आ गया वर्क डन ए से बी का? पाथ के अलोंग, पाथ 1 के अलोंग, माइनस एम जी साइन थीटा, और एस की वैल्यू आ गई एच बाई साइन थीटा। एच अपॉन साइन थीटा, एच अपॉन एस साइन थीटा होता ना, साइन थीटा कट गया, कितनी आ गई? माइनस एम जी एच आ गई। बहुत बढ़िया। पाथ 1। पार्ट 2 देखो, पाथ 2 देखो। पाथ 2 से ए से बी के कोण, ए से बी के अलोंग पाथ 2 की बात करता हूँ मैं। ध्यान से देखा करो चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा करो, गड़बड़ मत किया करो, है ना। देखो ध्यान से, ये आर्क है कि नहीं है? ऐसी बिल्कुल आर्क है। तो मैंने करा, कहीं में भी ये ब्लॉक मान लिया, इसका एम जी वेट है। सही है बेटा, एम जी क्या है? इसका वेट। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पक्का। अब एम जी अगर इसका वेट है, तो मैंने करा, इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व करे, एक इधर और एक इधर। ध्यान से देखो, ये थीटा एंगल है, तो ये भी क्या होगा? थीटा एंगल होगा। तो ये क्या आएगा? एम जी कोस थीटा आएगा। ये क्या आएगा? एम जी साइन थीटा आएगा। आया कि नहीं आएगा? पक्का। और आगे की तरफ थीटा दूरी पे डी थीटा मूव किया, ये थीटा बदल रहा है ना, थीटा दूरी पे डी थीटा मूव किया, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, कितनी है? ये डी थीटा है। तो ये आर्क लेंथ, डी एल आर्क लेंथ होती है एंगल इंटू रेडियस। क्या होती है? एंगल इंटू रेडियस। तो एम जी कोस थीटा की वजह से तो वर्क जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। तो एम जी साइन थीटा की वजह से हुआ एफ डॉट एस डी एस। ठीक है, ऐसा ही तो होगा। अब और ध्यान सुनो, देखो ध्यान से इधर, एफ कितना है? एम जी साइन थीटा है, और डिस्प्लेसमेंट है आर डी थीटा।
डिस्प्लेसमेंट आर डी थीटा एम जी साइन थीटा, और एंगल दोनों के बीच में, एंगल दोनों के बीच में है 180 डिग्री, जिसकी वजह से आएगा माइनस और इंटीग्रेशन, और थीटा की वैल्यू 0 से 90, 0 से 90। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कोस थीटा, और रेडियस कितना है, रेडियस h के बराबर, तो माइनस एम जी एच। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कोस थीटा, तो आ गया कोस थीटा। लिमिट्स 0 से 90, तो कोस 90 अपर लिमिट डाली तो 0, और कोस 0 डाली लोअर लिमिट तो 1, तो आ गया माइनस एम जी एच। समझ में आया? पाथ 2 से भी माइनस एम जी एच, पाथ 1 से भी माइनस एम जी एच, और पाथ 3 से, पाथ 3 से देखो एम जी कहाँ है, नीचे, तो बस खत्म हो गया, तो सिंपल ही है। पाथ 3 से, पाथ 3 से क्या है, एफ डॉट एस, एफ किधर है, एम जी, डिस्प्लेसमेंट किधर है, एच, दोनों में एंगल कितना है 180 डिग्री, तो कितना आ गया माइनस एम जी एच। क्या सीखा आपने कि चाहे आप एच हाइट में जाना है, आप चाहे ऐसे इंक्लाइन से चले जाओ, चाहे आर्क से चले जाओ, चाहे सीधा चले जाओ, तीनों ही केसेस में वर्क क्या आएगा, माइनस एम जी एच, माइनस एम जी एच, माइनस एम जी एच, मतलब वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। हमें समझ में आया? आप इसी का दूसरा एग्जांपल ये समझ सकते थे कि आपको मैं क्लोज पाथ में वर्क डन 0 करके दिखाता, वो भी आप समझ सकते थे, ठीक है ना? उस तरीके से भी समझ सकते हो इस बात को। देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखेंगे, ठीक है? बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, गड़बड़ नहीं करेंगे, सही है बेटा? देखिए इधर, अब मैंने करा, मान लीजिए ये ऐसे घुमा दिया एम मास को, क्लोज पाथ, ध्यान से देखो, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ठीक है ना? पक्का? तो एम मास को पहले मैं ए से बी ले गया, फिर बी से सी ले गया, फिर सी से डी ले गया, फिर डी से ए ले आया, सही है? जब मैं ले गया ए से बी, तो एम जी देखो इधर है, ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी, सही है? तो देखो वर्क डन ए से बी जाने का, ग्रेविटी का कितना है, एम जी इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर 0, 90 डिग्री। वर्क डन बी से सी जाने का, बी से सी ऊपर जाने का, एम जी कहाँ है, नीचे, एम जी कहाँ है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर। एफ डॉट एस करूँगा, एम जी और डिस्प्लेसमेंट बी और एंगल कोस 180 डिग्री, तो आ गया माइनस एम जी बी। वर्क डन सी से डी जाने का 0, पूछो क्यों? क्योंकि फिर से वेट, ग्रेविटी तो नीचे है, वेट कहाँ है, नीचे, ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल कितना 90 डिग्री, 0। अब इधर देखो ध्यान से, इधर कहाँ है, ग्रेविटी नीचे, एम जी, डी से आने का, डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स भी नीचे, तो एफ डॉट एस करूँगा, एम जी, डिस्प्लेसमेंट बी, एंगल कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री होता है 1 एम जी बी। तो वर्क डन क्लोज पाथ में ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, वर्क डन क्लोज पाथ में ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। वर्क डन क्लोज पाथ में ग्रेविटेशन फोर्स में क्या आया, 0। तो वर्क डन इन राउंड ट्रिप in conservative force is 0, then we can say that gravitational force is a conservative in nature. It is conservative in nature. It is what? Conservative in nature. Are you getting my point? Gravitation force is conservative in nature. ठीक है बेटा? अब हम ड्राइव करेंगे कि स्प्रिंग कंजर्वेटिव है या नहीं। ओके बच्चों, अब हम चेक करेंगे कि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। तो क्या करेंगे, वर्क डन इन क्लोज पाथ चेक करेंगे 0 है कि नहीं। तो वर्क डन, स्प्रिंग का वर्क डन ए से बी जाने में, देखो मैंने आपको सारा डिटेल में बताया था जब मैंने स्प्रिंग पढ़ाया था। तो ए से बी गए, ए से बी का डिस्प्लेसमेंट उधर है, स्प्रिंग फोर्स पीछे है, वर्क डन नेगेटिव कितना, -kx²/2। बोलो समझ में आया? वर्क डन बी से सी, इस पोजीशन से दोबारा इस पोजीशन पे आया। अब बी से सी आ रहे हो
तो डिस्प्लेसमेंट उधर, स्प्रिंग फोर्स भी उधर, वर्क पॉजिटिव, के एक्स स्क्वायर बाई 2। सी से डी आ रहे हो। अब डिस्प्लेसमेंट उधर है लेकिन फोर्स इधर है, अपोजिट, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। डी से ए आ रहे हो, वापस डी से ए पोजीशन पे, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो राउंड ट्रिप में वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ और राउंड ट्रिप, वर्क डन along A to B, वर्क डन along B to C। एक बात आ दूं, A to B और B to C अपने आप में B to A है, यहाँ भी राउंड ट्रिप कंप्लीट हो चुका है, समझे? और देख लेना उसका भी दोनों का मिला के 0 ही आ रहा है, ठीक है ना? और चारों का भी 0 आ रहा है, यहाँ 2 राउंड ट्रिप हो गए बेसिकली, C to D, D to A, 0। दैट मीन्स स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है? अब हम चेक करेंगे कि फ्रिक्शन कंजर्वेटिव है या नहीं, फ्रिक्शन कंजर्वेटिव है या नहीं, तो इसी में चेक कर लेते हैं चाहे, ठीक है ना? इसी में ही चेक कर लेते हैं चाहे कि फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, ठीक है? ठीक है बेटा, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, चेक करना आसान ही है। देखिए फ्रिक्शन चेक करते हैं, देखिए ध्यान से, ये है ब्लॉक एम मास का, ठीक है? ये पड़ा है ग्राउंड पे, ये पोजीशन है इसकी ये, ठीक है? और ये पोजीशन है इसकी बी, ठीक है? ब्लॉक गया ए से बी, फिर आया बी से ए, देखो ध्यान से, ए से बी गया, फिर बी से आया, राउंड ट्रिप हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, ऐसे ही गया और ऐसे ही आया, ठीक है? जब ए से बी जा रहा होगा, ए टू बी, ब्लॉक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो फ्रिक्शन ग्राउंड देगा पीछे F, ठीक है? और डिस्प्लेसमेंट होगा आगे S, तो वर्क डन A टू B क्या होगा? F डॉट S, F S कोस 180 डिग्री, A से B का वर्क डन आ गया माइनस FS, ठीक है? B से देख लेते हैं, अब डिस्प्लेसमेंट इधर होगी, ब्लॉक इधर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगी, बोलो सही बात है ना? ब्लॉक इधर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? पीछे लगेगी। तो बी से जाने में एफ डॉट एस, फ्रिक्शन किधर है? एफ, डिस्प्लेसमेंट किधर है? एस, एंगल कितना है? 180 डिग्री, कितना आ गया? माइनस एफ एस आ गया। तो वर्कडन क्लोज ट्रिप में कितना आ गया? वर्कडन ए टू बी में प्लस वर्कडन बी टू ए में क्या आ रहा है? -2 FS, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। समझ में आ रही है मेरी बात? पक्का? डेसिपेटेड फोर्सेस जो होंगे, जो एनर्जी को वेस्ट करेंगे, डेसिपेट करेंगे, जो एनर्जी को क्या करेंगे? डेसिपेट करेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं अगर एनर्जी, तो वो फोर्सेस तो कंजर्वेटिव है। जो एनर्जी को डेसिपेट करेंगे, एनर्जी को वेस्ट करेंगे, वो फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं है। फ्रिक्शन एनर्जी को वेस्ट करता है। समझ में आई? तो ये कंजर्वेटिव नेचर में नहीं है। ठीक है बेटा? और जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, उन सभी फोर्सेस से पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट हो सकती है। कभी भी डेसिपेटेड फोर्सेस से पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट नहीं होती। ठीक है ना? तो अब मैं जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा तब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंजर्वेटिव फील्ड, ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंजर्वेटिव फील्ड। और डिफाइन कैसे है हम बातें करेंगे।
बेटा इसमें लिखो कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है नेचर में, लिखो अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव, अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय फोर्स, उल्टा ही है बस उससे, और कुछ अलग नहीं है। इफ वर्क डन बाय फोर्स इन मूविंग a body, in moving a body depends on the path between initial and final position, ठीक है, पाथ डिपेंडेंट हो जाएगा अपने आप ही। और वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो नहीं आएगा, राउंड ट्रिप में जीरो नहीं आएगा, लिख लो। एंड वर्क डन इन राउंड ट्रिप और क्लोज्ड पाथ इज नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल्स लिख लो, एग्जाम्पल्स। फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, viscous force are examples of non-conservative forces. Are examples of non-conservative forces. In non-conservative forces, work done is not completely recoverable. Work done is not completely recoverable. Not completely recoverable. अब मैं आपको एक वेरिएबल फोर्स दूंगा, आपको बताना होगा कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं है। ठीक है, आपको मैं कंडीशन भी दूंगा कि इस कंडीशन के तहत आप बताओ। ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं बढ़िया सा, जिससे हमें समझ में आया कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है ना।